सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पे। ये जो लेक्चर्स है बेसिकली जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, इसका ये मतलब है कि जो कंप्यूटर्स हैं जो आज जैसे 2020 में जिन कंप्यूटर्स को आज हम देख रहे हैं, क्या आज से 50 साल पहले ये ऐसे थे? मतलब बेसिकली इन द स्ट्रक्चर वे, इन द स्टोरेज कैपेसिटी, इन द परफॉर्मेंस, क्या ये सभी जिस स्थिति में या जिस कंडीशन में आज हम इन कंप्यूटर्स को देखते हैं क्या वे वैसे ही थे आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले? तो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये किन बेसिकली जनरेशन से पास होकर आज आए हैं, या जिन कंप्यूटर्स को हम देखते हैं, जिन कंप्यूटर्स पे आज हम काम कर रहे हैं, क्या ये ऐसे ही पहले थे, या कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से परफॉर्मेंस वाइज चेंज हुए हैं? ये सब बेसिकली हमें ये जनरेशन्स बताती है कि अलग अलग जनरेशन्स में कौन कौन सी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई है जिसकी हेल्प से जिससे जो कंप्यूटर्स में स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस वाइज ये सब चेंजेस आए हैं, स्टोरेज वाइज ये सब चेंजेस आए हैं। एक चीज़ आपको ये समझनी होगी कि इसमें हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। और जिस जनरेशन्स में आज हम काम कर रहे हैं जिन कंप्यूटर्स पे, वो जो कंप्यूटर्स कहलाते हैं ये फिफ्थ जनरेशन्स कंप्यूटर कहलाते हैं। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये फिफ्थ जनरेशन्स कंप्यूटर हैं। और अलग अलग जनरेशन्स में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, और इन अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। और जैसे हम एक एक टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे और इनकी क्या प्रॉब्लम थी, इनकी क्या क्वालिटीज़ थी, ये भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो ये आता है कि जो हमारे पास पहली जनरेशन्स आती है वो जनरेशन थी 1949 से 1959 तक। डेट्स मिसमैच हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन 1 या 2 साल का फ़र्क हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, बट इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि भाई कभी कभी जनरेशन्स 1-2 साल अलग अलग बुकों में अलग अलग उसमें मिसमैच हो सकती है। तो 1949 से 1959 तक जो पहली जनरेशन चली, पहली जनरेशन्स में जो हमने कंप्यूटर्स यूज़ करें, पहली बात तो ये था कि उनके साइज़ बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ थे उनके, मतलब बेसिकली दे वर ह्यूज इन साइज़। कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़े थे। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी उसे वैक्यूम ट्यूब कहते थे। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब जो यूज़ होती थी, इन वैक्यूम ट्यूब बेसिकली सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती थी। जो ब्राइटनेस, कलर प्रोड्यूस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब होती थी। लेकिन वैक्यूम ट्यूब की एक प्रॉब्लम थी कि ये जैसे जैसे हम इन पे काम करते थे तो होता क्या था कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता था। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो धीरे धीरे अल्टीमेटली एक ऐसी पोजीशंस आती है जब हमारा जो सिस्टम्स हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर सिस्टम है उसकी वर्किंग बिल्कुल बंद हो जाती है। क्योंकि जब कोई चीज़ हीटअप होगी तो धीरे धीरे हीटअप होने के बाद क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो वैक्यूम ट्यूब की एक प्रॉब्लम थी कि जो इसकी हीटिंग प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से काम करना इतना रिलायबल नहीं था। काम करने पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, रिलायबिलिटी बहुत कम थी इसमें, इस बेसिकली इनके कंप्यूटर्स में। ये जो कंप्यूटर्स हैं इनके साइज़ बहुत बड़े थे, बट हाँ जहाँ पे एक ह्यूमन काम कर रहा था वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा था, मशीन्स आर टेकिंग द प्लेस ऑफ ह्यूमंस। तो चेंजेस थे, बट अभी जो फर्स्ट जनरेशन्स में जो कंप्यूटर्स थे वो इतने ज़्यादा भी बेसिकली एफिशिएंट नहीं थे। बट हाँ, जैसी पहली कंडीशन थी जो ह्यूमन काम कर रहा था या जो कैलकुलेटर काम करते थे उससे ज़्यादा ये एफिशिएंट थे। इसमें आपको 2 चीज़ें और करनी है कि जो इनपुट सिस्टम और आउटपुट सिस्टम क्या यूज़ होते हैं। इनपुट सिस्टम इसमें पंच कार्ड यूज़ होते थे। बेसिकली पंच कार्ड इज जस्ट लाइक ए शीट्स, इस पर पंचिंग करके हम इनपुट प्रोवाइड करते थे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, तो पंच कार्ड एज ए इनपुट सिस्टम
या इनपुट यूनिट यूज़ होते थे। इसमें आपकी एग्जांपल है जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था जो इसकी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, डेट वाज ENIAC, ENIAC और या फिर एडवेक। ये सारे कंप्यूटर्स थे जो फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंगली बनाए गए। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करना स्टार्ट किया, डेट वाज द ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। ट्रांजिस्टर एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे जो ज़्यादा एफिशिएंट थे, जिनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हीटिंग है या जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हीटिंग विद द टाइम क्या होती है, कम होती है। तो ये काम करने में ज़्यादा एफिशिएंट थे, रिलायबल थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, और एक काम भी जल्दी करते थे। तो इस वजह से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में जो हमने यूज़ किया वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी होता था। और इसमें क्या हुआ था कि धीरे धीरे जो साइज़ ऑफ कंप्यूटर है वो भी क्या होने लगा, कम होने लगा। जैसा एज़ हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा था कि जो साइज़ ऑफ कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा ह्यूज थे, एक एक कमरे में आते थे। तो अब क्या होने लगा था, जो साइज़ ऑफ द कंप्यूटर है वो धीरे धीरे क्या होने लगा था, कम होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड जनरेशन। और ये जो सेकंड जनरेशन थी इसका जो टाइम था वो 1960 से 1965 तक था। ठीक है, द टाइम ऑफ सेकंड जनरेशन वाज 1960 टू 1965। नेक्स्ट वी हैव थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो थी वो 1965 से अराउंड 1971 थी। इसमें हमने एक सर्किट बना लिया था जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, LSI जिसे कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। IC जो यूज़ होता था डेट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड चिप्स भी कहते थे, या जैसे IC चिप्स कहते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा चिप बना रहे हैं, एक ऐसा सर्किट बना रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हो रहा है। ये ट्रांजिस्टर थाउजेंड्स में थे। तो हम क्या कर रहे थे कि जहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर जो काम कर रहे थे, अब उससे ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे थे। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी डेट वाज कॉल्ड LSI या VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या है कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हम क्या कर रहे हैं, चिप पे लगा रहे हैं और उससे हम काम ले रहे हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड VLSI टेक्नोलॉजी। ठीक है, IC जो इंटीग्रेटेड सर्किट का यहाँ पे आगमन हो गया था। दूसरा ये था कि जो थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे वो उनका साइज़ धीरे धीरे क्या किया था, एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन कम हो गया था। मतलब वो ज़्यादा एफोर्डेबल हो गए थे अगर हम काम करने के, अगर उस वे से देखें तो थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट हो गए थे एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। और जैसे मैंने बताया था कि जो हीटिंग प्रोबेबिलिटी थी वो भी कम होने लगी थी। धीरे धीरे हीटिंग जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो भी अच्छी होने लगी थी। अब वो कम हीटअप होता था काम करने के साथ साथ, तो उसकी वजह से क्या होता था कि रिलायबल हो गए थे, हमारा ज़्यादा एफिशिएंट हो गए थे। रिलायबिलिटी जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की बढ़ गई थी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि बेसिकली कि हम कितना विश्वास कर सकते हैं कि हमारा काम अच्छी तरह से हो जाएगा। ये हमारा बेसिकली it is called as reliability property of a computer system। 4 generations आते हैं 1965 तक। तो that was second generation 1966 to 1971। थर्ड जनरेशन फोर्थ वाज 1971 और 1972 टू 1980। ठीक है, 1971 टू 1980 थर्ड जनरेशन थी, सॉरी फोर्थ जनरेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। हमने क्या किया कि जो पे VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, वही वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अब उसकी जगह हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे उसे हम ULSI कहते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें क्या होने लगा था कि हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी थी। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है,
बेसिकली हम एक से ज़्यादा चिप्स का यूज़ करते हैं एक साथ काम करने के लिए, इनपुट देते हैं और आउटपुट उसमें से जनरेट होता है, तो डैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, जो हमारी 4th जनरेशन में यूज़ होने लगती है। 5th जनरेशन में 5th जनरेशन में क्या हुआ कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी वो आज जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या है, बेसिकली 5th जनरेशन कहलाती है, जिसमें हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब जो टेक्नोलॉजी है जिसने बेसिकली हमारे जो सिस्टम को एक्सपर्ट बना दिया, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सपर्ट सिस्टम बना दिया, ताकि वो डिसीज़न ले सके, अलग अलग टाइम पे डिसीज़न लेके काम कर सके। मशीन लर्निंग की ये टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब टेक्नोलॉजी हमने क्या कर दिया, मर्ज कर बेसिकली अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होने लगी है। तो ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करके आजकल कंप्यूटर सिस्टम बनाए जा रहे हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स। तो यहाँ पे ये 5 जनरेशन्स हमारे यहाँ पे ख़त्म होती हैं। 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन और 4th और 5th। 1st जनरेशन 1949 to 1959, then 2nd 1960 to 1975, then 1976 to 1965, 1966 to 1971, 1972 to 1980 and then 1980।